भारत के संविधान में, ठीक है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्न में किस अनुच्छेद में है? ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक, तो भारत के जो संविधान है उसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्न में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो है आर्टिकल 32। इस आर्टिकल 32 को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। किसने बोला है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और मतलब कि संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, वैसे जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय अथवा आत्मा कहा? तो अभी बताया है अनुच्छेद 32। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लें। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी एज 14 वर्ष से ऊपर ना हो जाए। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कहा जाता है, देखो 24 कभी पूछा जाए कि आर्टिकल कौन सा है तो वो 24 होगा। और 14 से ध्यान रखो, 14 से 10 यानी कि 24। आर्टिकल 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को किसी भी कारखाने, खाने या किसी अन्य जोखिम भरे नियोजन में लगाए जाने पर पूर्णतः निष्प्रतिषेध है, प्रतिबंध है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटित है या राजकीय नीति के निर्देश सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, संविधान के उद्देशिका में रेखांकित या संविधान में उपेक्षित है। तो मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटित है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमा के अंतर्गत। देखो, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो। प्रश्न काल में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में शामिल था। ठीक है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क यानी फ्री एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, नीति निर्देश डीपीएसपी में शामिल था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 21वें ए में जोड़ दिया गया। अब इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक अधिकार संविधान भारत के संविधान में, ठीक है, तो वो मूल संविधान का हिस्सा थे। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद 12-35 तक मूल अधिकारों का अध्याय है, ये मौलिक अधिकार मूलतः 7 थे, परंतु संपत्ति का अधिकार हटने के बाद अभी 6 रह गए। मूल संविधानों के भाग हैं तथा ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मूल अधिकार भारतीय संविधान किस भाग में? अनुच्छेद 3 में। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि वाक की स्वतंत्रता यानी कि मीडिया स्वतंत्रता, ठीक है, किसमें है? नियमों के समान संरक्षण में, भाषण स्वतंत्रता में, संघ निर्माण स्वतंत्रता में, कार्य सामग्री सुरक्षा में। तो भाषण स्वतंत्रता में। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में रखते हैं, यानी कि बोलने की आज़ादी, भाषण देने की आज़ादी, ठीक है, वाक स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 1 ए में। भारत के संविधान में के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकारों के विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में, 25 में, 33 में या अनुच्छेद 19 में? तो अनुच्छेद 33 में। ठीक है लेकिन कुछ एरियाज में जैसे कि आप वो सशस्त्र जो शस्त्र होते हैं ना, वो आप ले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो कुछ ही एरिया है। एक बार फिर से एक बार देख लो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया? यानी कि जो आर्मी या फोर्सेस हैं उनके मौलिक अधिकार किसमें प्रतिबंधित हैं? अनुच्छेद 33 में। तो देखो, अनुच्छेद 33 कहता क्या है कि संसद द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को इन अधिकारों को लागू होने की सीमाओं तथा मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है।
भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों का को मान्यता किस आधार पर दी गई है? ठीक है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई? धर्म, जाति, कुल जनसंख्या के उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात या रंग। तो अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, या जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, या रंग के, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई इसी के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? मौलिक कर्तव्य की बात की गई, मौलिक अधिकार की बात नहीं। तो मौलिक कर्तव्य हैं 1972 में नहीं है, 1976 में है। यानी कि क्षेत्र कैसे याद रखोगे? 42, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। तो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत 51(1) के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी, जबकि हाल ही में एक और मूल कर्तव्य जोड़ने से इसकी संख्या 11 हो गई है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य बन गया है। ठीक है, यानी कि जो 86वीं संविधान संशोधन 2002 है, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की गई है और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर, यानी कि अब प्रत्येक माता पिता का दायित्व बनेगा कि उन बच्चों के स्कूल भेजें। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, 1776। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य भी नहीं है। उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। यानी कि इन चीज़ों के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को अध्याय में शामिल किया गया है। यानी कि कुछ आदर्शों को संजोने का, जैसे कि कुछ अच्छी चीज़ों को हमारे दिमाग में लाने के लिए, मतलब एक कर्तव्य पैदा कर दिया गया है कि हमारे, कहते ना कि देशभक्ति, देश के लिए जान देना हमारा कर्तव्य है, देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य देश से प्रेरित होकर बनाए गए हैं। जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था ना, कि ऐसी भावना लोगों के अंदर पैदा होती रहे जिससे वो देश के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार रहें। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में कुल 10, अब जो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इसमें से उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य शामिल है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। ये मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51(1) के रूप में शामिल की। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्न में से किस भाग के रूप में जुड़ी गई है? तो 4। मौलिक अधिकार 3, मौलिक कर्तव्य 4। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? अब 11, पहले 10 थे। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ठीक है, 51 का मौलिक कर्तव्य संबंधित है। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्न में किसको सौंपी गई है? मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्न में किसकी सौंपी गई है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, या सभी न्यायालयों के, या ए और बी दोनों? ए और बी दोनों है, तो वो है ए और बी दोनों। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संविधान में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को सौंपी गई है, जो कि इस संदर्भ में क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अपनी रिट आधिकारिकता के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाता है, निर्मित किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जाता है। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। देखो, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और नहीं भी किया जाता है, यानी कुछ बाकी रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, और किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जाता है। ठीक है, और
ऊपर ऊपरी निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। जो देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को का राष्ट्रीय आपातकाल 352 की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति अलग से अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करते हैं कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 359 में संशोधन कर प्रावधानित किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता है, जबकि अन्य सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि इसमें पूछा गया भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को। देखो यार, कुछ तो निलंबित किए जाते हैं, कुछ नहीं किए जाते हैं, लेकिन इसमें दिया गया है कि निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, यही सही है, निलंबित किए जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये होता है कुछ को निलंबित किया जाता है, कुछ को नहीं किया जाता है, तो और ज़्यादा सही होता। मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352 के संबंध में अधीन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबित किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, देखते हैं किसी भी दशा में, तो ए सही है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मंत्रिपरिषद, संसद, जनता या मंत्रिमंडल? तो वह संसद मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकती है। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों पर यथोचित युक्त निर्बंधन, ठीक है, युक्त निर्बंधन या प्रतिबंध संसद द्वारा विधि बनाकर लगाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 14 से 18 है, जिसमें से विधि के समझ समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त अधिकार, राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त है। मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार नहीं प्राप्त है। विधिक अधिकार दोनों में इसको प्राप्त है, यानी कि मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है, विधिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, लॉ के सामने दोनों समान हैं, यानी भारत में विधिक अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जहाँ केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, वहीं कतिपय मौलिक अधिकार ही सभी नहीं, नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है, यानी कि सारे दोनों को नहीं प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अव्यक्ति का अधिकार। तो अव्यक्ति का अधिकार, यानी कि हमारे देश में कोई हमको गिरा नहीं सकता है। भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारतीयों को नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त है। विकल्प डी में जो अव्यक्ति का अधिकार दिया गया वो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। एक बार फिर से देख लो, यानी कि ये 15, 16 ये पास हो गए, 19, 29 ये पास हो गए, और 29, 30 ये भी पास हो गए। यानी 15, 16, 19, 29, 30 ये जो मूल अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं है। अब ये याद कैसे करोगे? ठीक है, इसको याद कैसे करना है केवल कि नागरिकों को ही मिल जाए। देखो यहाँ पर देखो, ना से 2 है और ना से n बराबर कितना होता है? 14। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो n है 14, तो ये हो गया। ठीक है, और 2, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 1 लेंगे क्योंकि 1 14 में ले लिया गया है, कॉमन है। बस आप इतना ध्यान रखो कि जैसे कि आपको n से ही पता कर लेना। ठीक है, जैसे कि n बराबर है 14। ओके, तो फिर पहला 1 उठा लिया, दोनों को जोड़ दिया, 15 हो गया। 4 और 1 5, यानी कि आप थोड़ा सा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा। आप बिल्कुल भूल जा रहे होगे ना, तब भी थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग जाएगा। ऑप्शन आएगा कि 15, 14, 15, 16, 17। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आए। ठीक है, तो उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से केवल नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है,
तो आप नागरिकों है ना, नागरिक, तो नागरिक को एन लिखेंगे, एन बराबर होता है 14। ठीक है, तो अब उनमें से 14, 15, 16 ये तो आएगा नहीं, यानी कि एक तो लगा ही होगा। बस आपको यहाँ पर ये काउंट करना होगा कि 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो वो आप ऐसे काउंट करोगे कि 4 में से एक जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यही होगा 15, 16, फिर 19, 29 और 30। ठीक है, ये सभी जो अधिकार है ना, ये नागरिकों को प्राप्त है। उम्मीद है समझ गए होंगे। देखो एक और चीज़ देख लो। ठीक है, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 9 और 1 10, और 9 2 11। सबको सीरियलिटी से है ना, 6 7 10 11 30। नेक्स्ट देखते हैं, इसे भी याद कराने के लिए है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को किसको निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है मौलिक अधिकारों में किसको? निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार? तो स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी कि किसी को भी आप नज़रबंद नहीं कर सकते हैं कुछ चीज़ों को छोड़कर। जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। अनुच्छेद 22 के अधीन संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को 3 माह या कुछ विशेष दिशाओं में 3 माह से अधिक नज़रबंद किया जा सकता है। अब ये नहीं कि पूरे सबको ही तुम नज़रबंद कर दो, ऐसा नहीं पॉसिबल है, कुछ परिस्थितियों में। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? विधि द्वारा शासन, विधि के समझ समानता, विषयाधिकार तथा प्रतिरक्षा, समान अवसर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, विधि द्वारा शासन के सिद्धांत। देखो, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा की व्यवस्था इस विधि के द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानून के समान सुरक्षा, कानून के सामने समानता। ठीक है, यही सही है। या देखें, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण, कानून के सामने समानता, कानूनों की समान सुरक्षा। तो ये वाला सही है कि समानता और सुरक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 14 के द्वारा नागरिकों को गारंटी प्रदान करता है कि क्या आप हमारे लिए समान है, कानून की नज़र में आप समान है और आप आपकी रक्षा करेंगे। देखो, संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अनुसार राज्य भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। स्पष्ट है, यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को कानून के सामने समानता और कानून के समान सुरक्षा की गारंटी देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं को या 9 स्वतंत्रताओं को। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। ठीक है, कौन कितनी स्वतंत्रता प्राप्त, बाघ स्वतंत्रता है ना। ठीक है, तो वह 6 स्वतंत्रताओं को देता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, उसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। देखो कौन कौन सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पहली है वाक स्वतंत्रता या व्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्वक एवं निरोध युद्ध, सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता, संगम या संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र अबाध विचार की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, वृत्ति, उपजीविका और व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, देखो इसमें से वाक स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें संस्था का या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये भी इम्पोर्टेंट 3 में। ठीक है, ये वाले दोनों याद रख लेंगे, और ये सब 6 हैं 19 के अंतर्गत। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चौथी सत्ता का प्रयोग है प्रेस एवं समाचार। चौथी सत्ता शब्द का प्रयोग प्रेस एवं समाचार, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी के लिए किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देशों में से इसे स्पष्ट मान्यता प्राप्त है। भारत में हालांकि संविधान के स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं है,
किंतु यह अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर 19(1) में सम्मिलित किया गया है। चतुर्थ संविधान यानी फोर्थ स्टेट किसको निर्देशित करता है? समाचार पत्रों को। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता में मुक्ति की गारंटी दी जाती है। करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी जाती है किसी धर्म विशेष के प्रबंधन के। देखो अब इनमें से 19 तो है नहीं, ठीक है। अब देखो कर यानी कि कर में छूट मिलेगी, ठीक है। तो वो कौन सा अनुच्छेद जिसमें कर की छूट मिलेगी? अब देखो 25 से 28 के बीच में ही मिलेगी, तो 25 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा। अब फाइट होती है 26 और 27 में, ठीक है। देखो इसमें है कि कोई धर्म अपनाओ, तो अनुच्छेद 27 के द्वारा है कि आपको टैक्स में छूट मिलेगी। संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अथवा संवर्धन के लिए करों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी जाएगी, अर्थात उसे इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। ठीक है। अब देखो इसको कैसे देंगे? कर मतलब टैक्स, टी होता है 20, 7 होता है 7 2 9, ठीक है। और देखते हैं कि शायद इसमें कैसे बनता है। 23 18, चलो ठीक है। ए का है 1 और एक्स का है 2 3, दो सबको जोड़ के देखते हैं। 3 2 5 और 1 6, 6 7 8, यानी कि अगर जोड़ेंगे ना तो 8 आएंगे, ठीक है। और 7 तो 9। अगर बाई चांस इस तरह से देखा जाए तो फिर तो वो अगर बाई चांस सब कोई भूल भी गए ना तो हम 26 को टिक मार के चले जाएंगे। तो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे कि हमको बिना मतलब क्वेश्चन को देखकर ही पता लग जाए कि आंसर 27 होगा। तो वो देखो कैसे होगा। ठीक है, हो गया। देखो धर्म है ना, तो धर्म को हम डी से डिनोट कर सकते हैं। और एम है तो एम को हम 13, एम को हम एम से पहले, ठीक है, यानी माँ, तो डी का होता है 4 अंक रीजनिंग में, ठीक है। और माँ को बोलते हैं 13, ठीक है। 13 में से 4 घटाओ कितना बचा? 9। 13 में से जब 4 घटाओगे तो 9 बचा, और 7 और 1 8 9, ठीक है। देखो हो गया, ये भी 9 ये भी 9। यानी कि जब धर्म की बात आएगी और टैक्स की बात आएगी तो हम 9 लगाएंगे, ठीक है। कोशिश करना कि सब कुछ सही रहे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? जो SC ST है ना, उनके लिए सुरक्षा किस पर है? देखो 14 में, 19 में नहीं है, 14 में भी नहीं है, और 32 में भी नहीं है, 29 में है, ठीक है। जो 28 29 सब उन्हीं के लिए हैं। 29 30 सॉरी। अनुच्छेद 29 के खंडन 1 और 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार तथा प्रबंधन किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता मतलब 16 नहीं 17, 16 में है, 16 में कुछ और है, लेकिन अस्पृश्यता 17 है। इसको कैसे देखोगे?
तो अस्पृश्यता, आ तो मतलब ज़्यादातर नहीं लिखा, अस्पृश्यता, इसमें सा निकलेगा, सा मतलब 17। इसमें जो एस होता है ना उसका ज़्यादा मतलब ज़्यादा थोड़ा जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना तो ज़्यादा एस थोड़ा ज़्यादा भारी बनाएगा। इनमें बोल सकते हैं ना कि एस पर थोड़ा ज़्यादा वजन पड़ेगा, ठीक है। और एस मतलब 7, तो 17। इसमें समान अवसर 16 में, भैया लोक नियोजन से संबंधित है ये, जॉब ऑफ से रिलेटिव। संविधान का अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है। किसी भी रूप में उससे उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध माना जाएगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। इसी के अनुच्छेद के अनुसार संसद ने अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 अधिनियमित किया गया। 1976 में संशोधित कर के उपरांत अब यह सिविल अधिकार संशोधन अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो अस्पृश्यता जो अधिनियम बनाया गया है 1955 में, 1976 में संशोधन करने के बाद इसको अब 1955 के नाम से जाना जाता है, यानी कि कोई भी छुआछूत नहीं कर सकता है। निम्न में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये एक राजनीतिक अधिकार है। देखते हैं और भी कुछ है क्या। कानून के सामने समानता का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार, तो वो वाला कानूनी वो राजनीतिक अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समझ समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है। चुनाव लड़ने तथा निर्वाचित होने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समता का अधिकार, शोषण के प्रति, ठीक है, हड़ताल का स्वतंत्रता, ये सब नहीं है, बाकी सब तो है। यानी कि भारतीय संविधान के समता का अधिकार 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, ठीक है, जबकि हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, राजनीतिक पीड़ितों को, ठीक है, तो विदेशियों को कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। मौलिक संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार 14 से 35 में कतिपय मौलिक अधिकार था यथा वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों को संरक्षण 19 तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, भाई बोला था ना लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि जॉब इस सकती, ठीक है, ये सब मामले। अनुच्छेद 16 विभेद का प्रतिषेध 15 है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा 29 में है। यदि अधिकार वर्ग भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, यानी कि 15, 16, 19, 29, 30। नागरिकों किस में निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार या समानता का अधिकार। भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, तो प्रत्याभूत, अब प्रत्याभूत मतलब हो सकता है भूत की बात की गई तो संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, बाकी सब तो हैं। शासन का अधिकार, शासन का अधिकार, शासन का अधिकार तो कुछ नहीं है। सूचना का अधिकार समझ सकते हैं, समानता का अधिकार समझ सकते हैं, देखें क्या है। समानता का अधिकार है, ठीक है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सब नहीं है, ठीक है। सूचना का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार और शासन का अधिकार ये सब नहीं है, ठीक है, लेकिन समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समानता का अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार या जीवन का अधिकार। में पूछा गया भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। भाषण का अधिकार है, सूचना का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, दिए गए विकल्पों में बाकी सब मूल अधिकार हैं, और सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। हालांकि कुछ न्यायिक व्याख्याओं में संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सूचना के अधिकार को निहित माना जाता है। बाद में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं? तो वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से सुनिश्चित किए जाते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करके डायरेक्ट उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और इसकी व्याख्या करवाते हैं। मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो राजनीतिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है।
बाद में वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ के बाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधान द्वारा अध्यारोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना है। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो वो है राजनीतिक अधिकार। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या मतदान का अधिकार? तो मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्न में से कौन सा होता है? कौन सा है मूल अधिकारों से संबंधित? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ, शर्मा बनाम कृष्णा, बम्बई राज्य बनाम बलसारा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पश्चिम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यह 1947 में मूल अधिकारों से संबंधित मामला है। तो वो मामला देखते हैं कि गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1947 में मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर माना गया है। अब आते हैं नीति निर्देश तत्व के 5 क्वेश्चन और देखेंगे। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देश तत्व सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? डीपीएसपी किसके लिए है? आयरलैंड से। ठीक है, ओके नेक्स्ट पर देखते हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं कि अगर बाई चांस हम सब कुछ भूल गए तो हम कैसे टिक मारेंगे। यह है, इसको बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी शुरुआत में है डी, इसमें शुरुआत में है डी और इसमें लास्ट में है डी। ओके, यानी कि स्टार्ट और अंत दोनों में डी है। जब ऐसी सूचना आ जाए समझो वही टिक लगा के हम आगे बढ़ जाओ। लेकिन ध्यान रखना इंग्लैंड में भी डी आएगी, मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे ना जहाँ पर डी आएगी। ठीक है, तो आप इंग्लैंड मत लगा के चले आना। ठीक है, तो आप आयरलैंड, मतलब इतना तो आप थोड़ा मतलब जब 2-3 बार देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आयरलैंड है, इंग्लैंड नहीं है। डीपीएससी की बात आयरलैंड ने की है, इंग्लैंड नहीं। ओके, यह ध्यान रखना। कनाडा में भी, मतलब ये मान लो कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा है। और देखो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और पता नहीं फलाना ठिकाना, बहुत लंबा नाम है। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल तो बहुत लंबा नाम है ना, तो जब नाम लंबा है तो उसका जो जहाँ से लिया गया होगा उसका भी नाम लंबा हुआ। अब कनाडा छोटा है, इंग्लैंड भी छोटा है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है लेकिन डी नहीं है। अमेरिका अमेरिका वो भी बड़ा है लेकिन उसमें डी नहीं है। यानी कि जो बड़ा भी नाम हो सबसे, और जिसमें लास्ट में डी भी हो, आप उसको टिक लगाना। उम्मीद है आप फंसोगे नहीं, हो जाएगा आपका। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36-51 में राज्य के निर्देशक तत्व सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से की गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। चलो ठीक है, देखते हैं कि अगर बाई चांस हमको सब कुछ भूल गए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो डीपीएसपी आयरलैंड हो ही गया। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची SRS यानी कि 17 और बाई 25। ठीक है, नहीं हो पा रहा। देखो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएसए, देखो ऑस्ट्रेलिया है ना, तो आप हो सकता है ऐसे आप याद कर लो, इसमें भी रा निकला है और एस भी है, इसमें भी सा है और इसमें भी रा निकला है। एक तो ये पहचान कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं यूएसए में मूल अधिकार यू, एक और यू बना दिया। ठीक है, और इसको सीधा कर दिया। लगता है एम जैसा लग रहा है, तो भाई मूल अधिकार हो गया, यानी कि 2 बार यू।
बड़े बड़े और सीधे उन यू को सीधा कर दो तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे, यानी कि मूलतकार। ठीक है। उसके बाद कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। देखो, का से सी और सा से सी, संघीय व्यवस्था। हो सकता है, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत एक दो बार देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति सिद्धांत, यानी डीपीएसपी किस देश से संबंधित है? आयरलैंड से, अभी बताया था। तो कितनी बार पूछा गया है? 1 2 3 4 5, और ये भी सुपर टेट में भी अगर आएगा तो इन्हीं में से एक आ जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा फिलहाल। ये तो बहुत कठिन कठिन भी हैं, लेकिन जो आएगा ना वो इतना कठिन भी नहीं होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किसी एक न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? न्यायपालिका और कार्यपालिका, प्रस्तावना, मूलतकार, राज्य के नीति सिद्धांत या सातवीं अनुसूची, सातवीं तालिका। तो राज्य के नीति सिद्धांत देखते हैं इनके बारे में कि भारत के संविधान के भाग 4 के तहत प्रस्तुत राज्य के नीति सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु कदम उठाएगा। यानी कि न्यायपालिका को राज्य कार्यपालिका से अलग कर देता है डीपीएसपी। कहाँ पे? अनुच्छेद 50 में बढ़ देता है। राज्य के नीति सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी गई है? 14 वर्ष, पहले बता दिया था। ठीक है। अब जो फ्री एजुकेशन सिस्टम है वो मौलिक अधिकार है। कौन से में? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। देखो, प्रश्नकाल में मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति तत्व, यानी कि डीपीएसपी के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राज्य द्वारा प्रयास करने की बात वर्णित थी, लेकिन 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब ये मौलिक अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 45 में शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों की शिक्षा हेतु राज्य द्वारा प्रयास करने की बात प्रस्तावित है। यानी कि अब देखो, इनमें और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति तत्व और डीपीएसपी में थोड़ा सा अंतर है। डीपीएसपी में और इनमें क्या अंतर है, या फिर से देख लो। 45 में राज्य के नीति सिद्धांत के अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21(1) के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाए जाने के साथ अनुच्छेद 45 में शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष पूर्व से नीचे की आयु के बालकों की शिक्षा हेतु राज्य द्वारा प्रयास करने की बात प्रस्तावित है। यानी कि डीपीएसपी में जो 6 साल से नीचे वाले बच्चे ना, उनके लिए एजुकेशन की बात की गई है कि वो सब पेरेंट्स खुद ही देखेंगे और राज्य देखेगा। और 14 साल से बच्चा नीचे है तो वो उसका मौलिक अधिकार है फ्री एजुकेशन सिस्टम, और सब लोग मिलकर उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, फिर चाहे सेंट्रल हो या स्टेट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया। आपात स्थिति में के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, राज्य के नीति सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति सिद्धांत में है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है, तथापि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के डीपीएसपी सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति के सिद्धांत, निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कार्य से सम्मिलित किया गया है? तो कल्याण राज्य की स्थापना से, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना से, सरकार के स्वेच्छाकारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति से तत्व सिद्धांत को, यानी कि राज्य के नीति सिद्धांत को किस मुख्य कार्य सम्मिलित किया गया है भारतीय संविधान में? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सम्मिलित किया गया है। कि मतलब कि जब डीपीएसपी होगा ना तो राज्य कल्याणकारी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में 36 से 51 में वर्णित
राज्य के नीति सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। काफ़ी बार पूछा जाता है, एक बार विशेष ध्यान देना। ठीक है, चलो अब यहीं तक रखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में है।